हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 में हमारा दूसरा जो गद्य है स्वराज्य की नींव उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिनके लेखक है विष्णु प्रभाकर। इनका साहित्य प्रकार है एकांकी यानी कि एक अंक, जिसको हम नाटक के रूप में भी नाटक करके इसको हम स्टेज पर भी कर सकते हैं। तो ये स्वराज्य की नींव है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यहाँ पर बात की गई है। उसको रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा गया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसमें शौर्य, साहस, वीरता सब कुछ मर्दों वाला था। वो दुश्मनों से कभी हार नहीं मानने वाली थी। उसे अपने राज्य को बचाने के लिए खूब प्रयत्न किए, अपने झांसी को बचाने के लिए उसने प्रयत्न किए। फिर भी झांसी है वो उसके हाथों से निकल गई, क्योंकि उनके सैनिक जो है वो मौज शौक में पड़े हुए थे, विलासिता में पड़े हुए थे। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई जो है वो दुख व्यक्त करती है। तो ये पूरी बात जो है इस एकांकी में बताई गई है। तो ये बहुत ही सुंदर एकांकी है, जिसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप इसे शांति से सुने, यह आशा करती हूँ। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरठपुर गांव में हुआ था। हमारे लेखक जो है विष्णु प्रभाकर, उसका जन्म मुजफ्फर जिले के मीरठपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 में से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। अपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, स्मरण और रेखा चित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमय, संघर्ष के बाद, नवप्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अशोक, जाने अनजाने, स्मरण और रेखा चित्र, आवारा मसीहा आदि। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1897 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। हमारे इतिहास में महारानी लक्ष्मीबाई जो है वो एक बहुत ही प्रभावी चरित्र है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो स्वराज्य में नहीं मिला था, लेकिन उसकी जड़ बनने में स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही बात इसमें बताई गई है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, यानी कि स्वराज हासिल करने से पहले उसका जो जड़, उसका बेस तैयार करना, यानी कि जो हम किसी भी बिल्डिंग को तैयार करते हैं ना, तो उसका बेस जो है, उसकी जड़ जो है वो मजबूत होनी चाहिए, तभी इमारत टिकेगी ना। उससे पहले तो ये टिक नहीं सकती। तो स्वराज हासिल करने के पहले की जो जड़ है, जो नींव है, ये स्त्री पात्र जो इस एकांकी में बताई गई है, ये बनी थी। जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। क्या कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को स्वराज्य तो हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन वो स्वराज्य की नींव की पत्थर समान जरूर बन गई थी और लोगों में, जनमानस में देश व नवजागरण जगाने में भी ये सफल रही थी। अब इस एकांकी को देखते हैं।
ये एक नाटक है मित्रों। ये साहित्य प्रकार इसका जो एकांकी है ये हम स्टेज पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि जो नाटक होता है ना वो इसे हम कह सकते हैं। जिसके पात्र जो है लक्ष्मीबाई है, मुंदर, जूही, रघुनाथ राव, सेनानायक तात्या, ये सब है। और अब हम शुरुआत करते हैं पाठ की। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी सखी यानी मित्र सहेली जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ते के सैनिकों की वेशभूषा में है। दोनों कैसी वेशभूषा, कैसा पहनावा पहना है उन्होंने? लाल कुर्ती। सैनिक की जो वेशभूषा होती है ना उसमें दोनों प्रवेश करती है। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, क्या कहती है लक्ष्मीबाई अपने मित्र से और अपनी साथी सैनिक से, क्या कहते हैं वो रानी लक्ष्मीबाई की मित्र ही है जूही, उसे कहते हैं मेरे देखते देखते क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गए? परंतु मंजिल के पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। हिमालय अड़ जाना यानी कि बहुत मुश्किल ही आ जाना है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलती हूँ तो दूसरी मेरे सामने आ जाती है। ऐसा रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अपनी सखी सहेली को जूही को बताती है कि एक समस्या से निकलती हूँ तो दूसरी मेरे सामने आ जाती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज यानी जो आकाश और जमीन दोनों एक दूसरे के एकदम निकट दिखाई देते हैं ना, दूर जैसे नजर करते हैं हम लोग, उसे क्षितिज बोलते हैं। कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूल कटाव से छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है। लेकिन राव साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अपना दुख व्यक्त करती है अपनी सहेली के पास कि राव साहब जो है यानी कि उनके सैनिक जो सेनानायक सभी लोग हैं वो विलासिता में डूबे हुए हैं। इस बात से लक्ष्मीबाई जो है चिंतित है। आवेश में आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही, क्या कहती है लक्ष्मीबाई? जूही, मैंने तय किया था, निश्चय किया था कि मैं अपनी झांसी जो है वो अंग्रेजों को नहीं दूंगी, लेकिन झांसी जो है वो मेरे हाथ से निकल गई। अभी जो रानी लक्ष्मीबाई के पास ग्वालियर का किला था, झांसी जो है वो अंग्रेजों के पास चली गई थी, इसलिए वो दुखी होकर कहती है कि झांसी मेरे हाथ से निकल गई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। देखा, ऐसे ही नहीं कहा गया कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि मर्दों वाला साहस, वीरता, सूरवीरता उसमें था, शौर्य और पराक्रम से भरपूर थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। तो वो कहती है कि मैं अपनी झांसी लेकर ही रहूंगी। जूही, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी? आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसे? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? गंगादास ने क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। उन दिनों क्या था दोस्तों की जो है छुआछूत का, ऊंच नीच जाति भेद बहुत ही था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई जो है ये बात को भी उजागर करती है कि जब तक हम छुआछूत या ऊंच नीच का भेद जो मिटाएंगे नहीं, तब तक हमें स्वराज हासिल नहीं होगा। ऐसा किसने बताया था? गंगादास ने बताया था।
इस बात से भी रानी लक्ष्मीबाई जो है वो दुखी है। जब तक हम विलासियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही अभी जूही कहती है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है, स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना है। अब बात है ना स्वराज की नींव यानी कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए भूमि का तैयार करना, यानी जूही कहती है कि लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था, यानी कि गंगाधर से यह कहा था कि स्वराज्य की प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि का तैयार करना यह भी महत्वपूर्ण है, यानी कि स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है। क्या कहते हैं लक्ष्मीबाई की सफलता और असफलता किसके हाथ में है? क्योंकि ईश्वर के हाथ में है, देव के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? यानी कि स्वराज हासिल करने की भूमि तैयार करने से, उसके पत्थर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वह हमारा अधिकार है। क्या कहते हैं? वो हमारा अधिकार है। जूही है जो है वो लक्ष्मीबाई जो दुखी है उसे दिलासा देती है, सांत्वना देती है कि हमें स्वराज्य का पत्थर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा थी। क्या कहती है लक्ष्मीबाई? थोड़ी गुस्सा में आ जाती है, ऐसी बातें जूही की सुनकर उसे शाबाशी देती है कि शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही उम्मीद थी, यानी आशा थी, उम्मीद थी। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। क्या चिंता करते हैं लक्ष्मीबाई कि हमारे पास शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, तात्या टोपे जैसे हम पहचानते हैं, वो तात्या जैसे सेनापति जो है वो हमारे पास है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। इसकी चिंता भी वो महारानी है, इसलिए वो व्यक्त करती है कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, सेनानायक है, फिर भी हमारी जो सेना है उसमें अनुशासन नहीं है। जब तक कि कोई अनुशासन नहीं होता ना, कोई भी यूनिटी, एकता नहीं होती, अनुशासन नहीं होता, तब तक कोई भी जो है युद्ध जीता नहीं जा सकता। ये रानी लक्ष्मीबाई को भली भांति पता था कि अगर युद्ध में अनुशासन और जो है एकता है, और हमने आगे बढ़ा कि छुआछूत का भेद ये सब कुछ चल रहा है, तो ये जो युद्ध है वो भी जितना मुश्किल है, ये चिंता रानी लक्ष्मीबाई को होती है। इसलिए कहते हैं कि तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? ये जूही को बता दी लक्ष्मीबाई कि ये सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास साहस है, शूरवीरता है, तात्या जैसे सेनापति है, पर फिर भी जो है हमारे सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला भी अभी है, झांसी चली गई है लेकिन ग्वालियर का किला है, पर फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। जानती हो क्यों? जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं, यानी भोग विलासिता में डूब जाना, विलासिता में डूबना यानी। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर प्रवेश करती है। अब एक बीजू पात्र है मुंदर। मुंदर कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? क्या कहते हैं मुंदर कि कौन कहता है हम विलासिता में यानी आनंद प्रमोद में हम डूब गए हैं? ऐसा किसने कहा? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। जूही, सहसा नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है और समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगे ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ,
और मानती रहूंगी। जूही क्या कहती है कि मैं राव साहब को मानती हूँ और मानती रहूंगी अपना स्वामी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ। अभी जूही क्या कहती है कि देश के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यानी कि अपने सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ। मुंदर सक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही करना चाहती हूँ कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तुमने रोकती क्यों नहीं। क्या कहती हूँ मुंदर कि जब तुमने जो स्वामी उनको मान ही लिया है तो तुम उन्हें रोकती क्यों नहीं। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धिक्कार दिया था। धिक्कार देना यानी कि धिक्कार। मुंदर जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए नहीं, अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। क्या कहती है जूही। अब देश प्रेम देखिए आप, जूही का, मुंदर का, रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अपने सेनापति सेनानायक सबको विलासिता में डूबे हुए हैं इसलिए चिंतित है, और जूही और मुंदर जो है वो उसका साथ देती है रानी लक्ष्मीबाई की कि हम जो है वो विलासिता में नहीं डूबे हैं। और मुंदर जूही से कहते हैं कि तुम सेनानायक को अपना स्वामी मानती हो, सेनापति को, तो उन्हें समझाती क्यों नहीं हो। इसलिए कहते हैं कि मैं नाच सकती हूँ। अभी जो जूही है वो अच्छी नर्तकी भी थी, इसलिए वो कहती है कि मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, पर विलासिता में यानी कि आनंद प्रमोद के लिए नहीं नाच सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ, यानी कि छोड़ सकती हूँ। ठोकर मार देना यानी लक्ष्मीबाई तीर्थ निवास लेकर ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। क्या कहते हैं लक्ष्मीबाई कि अगर उसे हम ठोकर मार सकते तो क्या बात थी। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। जूही क्या कहते हैं कि औरों की बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप मुझे आज्ञा दे, यानी आज्ञा देना यानी अनुमति देना, मैं ये काम कर सकती हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर देते हैं। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। लक्ष्मीबाई क्या कहते हैं कि दुश्मन की ठोकर यानी कि जब दुश्मन आ जाएगा ना तभी इनको इस विलासिता से बाहर निकालेंगे, वही इनको नींद से जगाएंगे, यानी कि नींद से जगा पाएंगे। जूही, दुश्मन की ठोकर, यहाँ आप क्या कह रही है। क्या कहते हैं जूही कि दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कह रही है। लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है, यानी कि दुश्मन आकर मारे तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन दोस्त ही किसी खाई ठोकर मार दे तो ये अविश्वास की जो खाई है इसको पैदा कर सकती है। ऐसा कहती है रानी लक्ष्मीबाई। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। मुंदर, भाई साहब ठीक कहते हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। क्या चिंता में लगी है रानी लक्ष्मीबाई कि उनके सेनापति और सैनिक सारे जो है विलासिता में डूबे हैं, ब्रह्म भोज के लिए तैयारी कर रहे हैं, और रानी लक्ष्मीबाई को जो है वो ग्वालियर के किले की भी चिंता लगी हुई है। झांसी तो आज से चली गई है पर ग्वालियर की भी उसे चिंता सता रही है, और जो सेनापति है ये सारे लोग जो
रानी लक्ष्मीबाई के सेना नायक सभी और सैनिक सब विलासिता में डूबे हुए। लक्ष्मीबाई और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहना। क्या कहती है लक्ष्मीबाई कि अगर तू तात्या को ढूंढ सके जूही तो उसे तुरंत यहाँ आने के लिए बोल दे। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। पाताल से भी खींच कर लाना यानी कि यहाँ पर हमारे पाताल से खींच कर लाना यानी किसी इच्छित वस्तु को कहीं से भी ढूंढ लाना। अपना दृढ़ निश्चित होकर वो बताती है कि निश्चय कर देते हैं कि मैं उसे कहीं से भी खींच कर लाऊंगी। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। अब रघुनाथ राव जो है वो क्या खबर लाते हैं? उन दिनों अंग्रेज का जनरल रोज जो था, अंग्रेज अफसर, उन्होंने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया था। तो ये जो है खबर देने के लिए रघुनाथ राव वो आते हैं और रानी लक्ष्मीबाई को बताते हैं। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? जूही क्या कहते हैं कि क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। શું કહે છે કે ત્યારે तब क्या था मित्रों कि जो भी राजा थे उन सभी में एकता का अभाव था। उन सभी लोगों में यूनिटी नहीं थी। एकता का अभाव होने के कारण क्या होता था कि अंग्रेजों की जो सेना है वो बहुत बड़ी थी, जबकि ऐसे पेशवा और सभी राज्य में विभाग थे ना, बंटवारा हो चुका था, इसलिए सभी की सेना जो है वो अंग्रेजों के सामने कम पड़ रही थी। इसलिए और सभी जो है विलासिता में इतने डूबे हुए थे, इसलिए जो महारानी लक्ष्मीबाई है वो बताती है कि अब तो पेशवा की सेना हार गई है ना, तभी अभी पेशवा की आंखें खुलेगी, यानी कि अब उसे पता चलेगा। जब राज्य हाथ से निकल जाता है तो क्या होता है, अब पेशवा को पता चलेगा। यह कहती है महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। ऐसा रघुनाथ राव जब बताते हैं तब वो बताते हैं कि अब पेशवा की आंखें जो है वो खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। क्या कहती है महारानी लक्ष्मीबाई कि रघुनाथ अपनी सेना को आज्ञा दो कि वो युद्ध के लिए तैयारी करे। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। क्या कहती है लक्ष्मीबाई कि झांसी तो उसके पास से निकल गई है, लेकिन ये जो ग्वालियर का किला है वो जनरल रोज नहीं ले पाएगा उससे। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अपनी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, यानी कि युद्ध में जाने के लिए जो कूच करते हैं, सारे सैनिक जाते हैं युद्ध भूमि में, उसे कहते हैं कि मैं कूच करने के लिए सेना को तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है क्या है, रघुनाथ ये बताने के लिए ही आया था कि जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा को हरा दिया, ये खबर लेकर आया था और रानी लक्ष्मीबाई को ये खबर देता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर भी आ रहे हैं। लक्ष्मीबाई को लगता है कि सेनापति तात्या वो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या प्रवेश करते हैं। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे कूद पड़े, यानी कि यहाँ पर कैसे आ गए आप? ये जो सारे भोग विलासिता में डूबे हुए थे और महारानी लक्ष्मीबाई को मिलने आते हैं, इसलिए वो सरदार तात्या को बोलती है कि आप यहाँ कैसे आए? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को। लज्जा आना यानी कि शर्म से झुकना, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या कहती है लक्ष्मीबाई अपने सेनापति को, तात्या को कहती है कि ये तोपों की आवाज क्यों आ रही है?
कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहती है, यानी इनकी आंखें, अपने सेनापति की आंखें खोलने के लिए कि अभी युद्ध की तैयारी करनी जरूरी है। ये भोग विलासिता में जो आप पड़े हैं वहां से आप बाहर निकलिए, वरना ये जो हमारे ग्वालियर का किला है वो भी चला जाएगा। ये कहती है कि ये तोपों की आवाज क्या आ रही है, ये शायद जादूगरों में जागीर बैठना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या, भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। यानी क्या कहते हैं तात्या कि भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का, यानी जो शर्माना उसको, ये जो विलासिता में पड़े हुए हैं, तो ये रानी लक्ष्मीबाई जो है उनकी आंखें खोलती है और बताती है कि इसमें से बाहर निकलो। तात्या, भाई साहब आपको लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानती ही है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मबोध के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है, ये लोग सब विलासिता में पड़े हैं ना, इसलिए उसे बताती है कि क्या ब्रह्मभुज के लिए कुछ कम पड़ गया है, क्या तोपें इसलिए चल रही है, श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। क्या कहते हैं कि आप इसलिए तो मुझे मिलने नहीं आए कि लड्डुओं में घी शक्कर कम पड़ गया हो। यानी इसको जगाती है, इसकी आंखें खोलती है अपने सेनापति की कि अब युद्ध का समय हो गया है, आप इसमें विलासिता में जो डूबे हुए हैं हमारे सेनापति, हमारे सैनिक, वहां से बाहर निकलिए, ये बताती है। इसलिए वो उसे कहती है, जूही सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। क्या कहती है जूही, क्या आप इसे इस बार माफ कर दीजिए। तात्या व्यंग्य होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी, यानी कि डांटती रहेंगी। फटकारना यानी कि डांटना। भाई साहब आप यूं कब तक डांटती रहेंगी। लक्ष्मीबाई, तू कहती है, अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। अभी मुंदर आती है और कहती है कि सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई को बताती है, लक्ष्मीबाई तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया। क्या कहती है लक्ष्मीबाई कि तात्या मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी और तुम्हारे रहते ये क्या हो गया, झांसी निकल गई हमारे हाथ से, ऐसा बताती है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगे वही करूंगा, जो योजना बनाई उसी पर चलूंगा। क्या कहते हैं तात्या कि आप जो मुझे देंगे आदेश वही मैं करूंगा, और जो योजना आपने बनाई है उस आदेश का पालन करके मैं उसी पर चलूंगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ तलवार संभालो, नूपुरों की झंकार के साथ स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। क्या कहती है लक्ष्मीबाई कि ये विलासिता सारी छोड़ो, नर्तन जो है उसे छोड़ो और तोपों की आवाजें सुनो, और ये राग रंग सब भूल जाओ, और हमें स्वराज्य जो हमारा राज्य है वो वापस देना है, और रणभूमि में हमें लड़ना है, हमें युद्ध करना है, मौत से जूझना है। ये बात बताती है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आता हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। क्या कहती है लक्ष्मीबाई कि अगर दुर्भाग्य से हमारी विजय ना हो सके, यानी कि हम जीत ना सके, तो तुम्हें सब कुछ, सेना, हमारी जो बची हुई सेना है वो और सभी सामग्री दुश्मनों के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या क्या कहते हैं, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या मेरा मन करता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। अभी क्या कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई कि ये तात्या, मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम
युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता जो है वो कलंकित न होने पाए। क्या कहते हैं कि हमारी जो वीरता है, हम जो शूरवीरता से लड़ने वाले हैं, ये हमारी वीरता कलंकित न हो। तात्या भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। क्या कहते हैं तात्या, क्या हमें युद्ध भूमि के लिए जाना चाहिए, आप हमें आज्ञा दीजिए। और वीरता जो है वो आपको पाकर धन्य है, इसलिए आप ऐसी बात न करें, हमारी जो वीरता है ये कलंकित नहीं होगी। ये तात्या जो है लक्ष्मीबाई को आश्वासन देते हैं। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। क्या कहती है मुंदर की सरकार, मैं आपके साथ रहूंगी। जूही, और मैं तो खाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता का स्वर उठता है। यानी कि युद्ध भूमि के लिए मुंदर सेनापति और लक्ष्मीबाई की सारी सेना जो भी सब लोग जाते हैं। और यहाँ पे जो ये इस एकांकी का एक अंश है ये पूरा होता है। लेकिन हम लक्ष्मीबाई को जो है अभी भूल नहीं पाए हैं। वो मर्दों वाला साहस, शूरवीरता उसमें फुट फुट के भरी थी, जिसे हम उसकी शूरवीरता को आज भी याद करते हैं और उसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो यहाँ पर जो एकांकी है ये पूरी होती है स्वराज्य की नींव। और जो हमारे शब्दार्थ और टिप्पणी है उससे हम थोड़ा देख लेते हैं। प्रलय यानी कि सृष्टि का विनाश जो होता है उसे हम प्रलय कह सकते हैं। ऐसो या आराम यानी विलास प्रियता, मौज शौक। प्रतिज्ञा यानी कि किसी बात के लिए प्रण लेना, निश्चय करना। दुत्कारना यानी दुत्कार देना, धिक्कार देना। स्वराज अपना राज्य, खुद का जो राज्य है वो। व्यग्न यानी आंसू। राग रंग यानी गाना बजाना, बहुत शौक में जो राग रंग होते हैं, गाना बजाना नाचना वो। रणभूमि लड़ाई का मैदान, जानते हैं हम। अंकित यानी निशान लगा हुआ। उत्तेजित यानी भड़का हुआ। और यहाँ पे मुहावरे जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये भी से देख लेते हैं। अड़ जाना यानी रुकावट बनना, किसी काम के लिए अड़ जाना यानी कि रुकावट बन जाना। थपेड़े मारना यानी समस्याओं का तेजी से उभरना। एक तो समस्या से निकलते हुए तो दूसरी आ जाती है, ये बात हमने पढ़ी थी ना, थपेड़े मारती है समुद्र की लहरें, थपेड़े मारती है यानी कि समस्याओं का तेजी से उभरना। हाथ से निकल जाना, अपने बस में ना रहना। झांसी निकल गई ना हाथ से, इसलिए लक्ष्मीबाई बताते हैं कि झांसी में राह से निकल गई तो अपने बस में ना रहना, हाथ से निकल जाते हैं। भूमि तैयार करना यानी कि आधार बनना। नींद भरा कर देना यानी गहरी चिंता में डालना। कोई पाताल से खींच लाना हमने अभी पढ़ा था, किसी इच्छित वस्तु को कहीं से भी ढूंढ लेना। आंखें खुलना यानी सत्य समझना, सत्य का भान होना। मौत से जूझने यानी साहस से मौत का सामना करना, डटकर मौत का सामना करना। तो यहाँ पर जो हमारी स्वराज्य की नींव है ये गद्य हमारा 5वां जो है वो पूरा होता है। और अगले नेक्स्ट पीरियड में हम फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। और आपको स्वाध्याय लिखना है, प्रश्न जवाब, और मुझे सेंड करना है मेरे पर्सनल मोबाइल में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे।